ओके जी सर। डन, आवाज़ आ रही? सर कैफ फॉर बिजनेस लॉ, क्या सुना है इस पेपर के बारे में? बिजनेस लॉ क्या इसके बारे में क्या सुना है? कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह की, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा कि व्हाट इज बिजनेस लॉ, कैफ फॉर एट ऑप्ट किया है तो उसका क्या आउटकम होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज हासिल की? लॉज रिलेटिव टू बिजनेस, लॉज रिलेटिंग टू बिजनेस, जिसमें जिसमें पार्टनरशिप, पार्टनरशिप और स्पेसिफिक नेम तो नहीं आते, ठीक है, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी, कंपनी, ट्रांजैक्शंस, बिजनेस किस तरीके से होगा, हाँ बिजनेस करने के लिए कौन कौन से लॉज हमें रिक्वायर होते हैं। ठीक है, I2B के अंदर आप लोगों ने कुछ ना कुछ इस चीज़ के बारे में एक हल्का सा हिंट लिया था। अगर मैं आपको याद कराऊँ, चैप्टर 2 वो इस चीज़ के ऊपर है, जिसमें वो बात करता है व्हाट इज़ सोल प्रोप्राइटर, व्हाट इज़ पार्टनरशिप, व्हाट इज़ कंपनी, कुछ याद आ रही है पुरानी बातें, टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। तो कुछ इन्फॉर्मेशन अगर माइंड में हो इस पेपर के मुताबिक तो अगर आप शेयर करना पसंद करेंगे? कुछ शेयर में नहीं। PRC का पास किया, क्या कब पास किया PRC? AFC के हो और आप PRC से। चलो ये सवाल फिर अब आपके लिए भी वैलिड है, क्या नॉलेज रखते हो इस चीज़ के बारे में? सर इसमें सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, ठीक है, कंपनी, बताते हैं कि सर टैक्सेशन का हुकूमत के बारे में सामने वो टैक्स वगैरह देना होता है, तो उस पर जो से लॉ वगैरह ये भी बहुत सारे पढ़ने होते हैं। ठीक है, यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि बिजनेस लॉ बेसिकली एक ऐसा पेपर है जो कि आपको डिफरेंट लॉज के बारे में गाइड करता है कि कंपनी किस तरीके से रन होगी, पार्टनरशिप किस तरह आएगी, काम कैसे होगा, टैक्सेस के ऊपर। ठीक है, चले इसके बारे में थोड़ा सा मैं समअप कर देता हूँ। कैफ ग्रुप A का जो है ना, इसमें है 4 पेपर। एक हमारे पास है कैफ 1 जो कि अकाउंटिंग का है, इट इज़ कॉल्ड FR1। कैफ 2 इज़ अबाउट टैक्सेस, जो आप बात कर रहे हो ना वो कैफ 2 है, जिसमें हम लोग इंडिविजुअल की, पार्टनरशिप की, कंपनीज की टैक्सेशन को देखते हैं कि टैक्स के क्या लॉज हैं, क्या क्या इम्प्लीकेशंस वहाँ पे होंगी। फिर एक आता है कैफ 3 CM में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसमें आप कॉस्टिंग सीखते हो कि अगर एक कंपनी प्रोडक्शन में है, एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे होंगे कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हो गया CM में। कैफ 4 इज़ बेसिकली बिजनेस लॉ। ये अकाउंटिंग का पेपर नहीं है, ये न्यूमेरिकल का पेपर नहीं है, ये आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि कैसे आप बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस के अंदर किस तरह से डील कर सकते हो। तो ये पेपर बेसिकली बिजनेस के अंदर मौजूद लॉज को कुछ हद तक एक्सप्लोर करता है। हमारे पास इस पूरे सिलेबस के अंदर 10 लॉज हैं। आपके पास कोई नोटबुक तो होगी, निकाल लें। दस तरह के लॉज को ये डील करता है। एक है मेरे पास लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। याद है कभी बचपन में माशरत उलूम पढ़ी होगी, पाक स्टडीज़, कुछ याद है? मैट्रिक में, इंटर में, उसमें क्या क्या बातें होती थी, सदर कब आएगा, प्रेसिडेंट क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, आइन किसे कहते हैं। ये लीगल सिस्टम चैप्टर 1 है आपके कोर्स का, चैप्टर 1 है आपके कोर्स का, जो कि बात करता है इस चीज़ के ऊपर। फिर हम लोगों ने पढ़ना है
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली असल जो गेम है ना वो ये है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बिजनेस के अंदर होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह बनते हैं, क्या क्या कैसे कैसे उसमें डीलिंग होती है, किस तरीके से लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर ना करें तो किस तरीके से डैमेजेस, फाइन्स, पेनल्टीज चार्ज होती हैं, ये बताएगा आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और पता है कितना पुराना है? एनी गेस? 1872। पाकिस्तान बनने से भी पुराना। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। और ये कब का है? 1872 का। कितने साल पुराना हो गया, ज़रा काउंट करते हैं। 28 यहाँ से हो गए, 47 ये ऐड करना ज़रा। 47, 55, तकरीबन 65 साल पुराना। पाकिस्तान बनने से भी 65 साल पीछे। बेसिकली ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो उस टाइम पे बरसगीर पाको हिंद के अंदर अप्लाई किया जाता था और आज भी ये अपनी कदर रखता है। आज भी ये अपनी कदर रखता है। ये है हमारे पास कुल मिला के 9 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 2 से कहानी को शुरू करेंगे और 10 तक हमने ये सारी बातें देखनी है। 2 से 10 तक ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमने बिजनेस के अंदर किस तरीके से लोगों से डीलिंग करनी है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है, कौन सी पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हैं, कौन सी नहीं बना सकती, किन के साथ ट्रांजैक्शंस करनी है, किन के साथ ट्रांजैक्शंस नहीं करनी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो एक लॉ ये हो गया, एक लॉ ये हो गया। फिर पार्टनरशिप, ये तो नाम तो सुना होगा, कहाँ सुना है? I2B में। पार्टनरशिप के हैं 3 चैप्टर्स, 11, 12 और 13। पार्टनरशिप बेसिकली कि एक पार्टनरशिप कैसे अपना बिजनेस चला रही है, एक पार्टनरशिप में कैसे कैसे हम लोगों ने चीज़ों को देखना है। पार्टनरशिप लॉज क्या कहते हैं रिगार्डिंग बिजनेस। ये है आपका तीसरा मेन एरिया, ये है आपका तीसरा मेन एरिया। देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। एनी आइडिया ये क्या होते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। वर्ड नेगोशिएबल किसे कहोगे? व्हाट इज वर्ड नेगोशिएबल? ये क्या होता है? आपने बचपन में तो पढ़ा होगा I2B के अंदर, नेगोशिएशन। किसी भी आर्ग्यूमेंट को किस तरीके से आप सेटल करते हो, ये है उसका लफ्जी मतलब। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब ये है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या ऐसे कागज़ या ऐसे टूल्स जो कि बिज़नेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं पेमेंट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कैश एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये चैप्टर नंबर 14 और 15 इसको डील करेंगे। कितने लॉज हो गए हमारे पास? 1, 2, 3 और 4 हो गए। चैप्टर है हमारे पास 18 और अभी तक हमने कहा कि 4 लॉज कवर हो रहे हैं। कहाँ तक? 15 तक। इसका मतलब है कि 3 चैप्टर्स में बाकी 6 लॉ पूरे होने चाहिए, ऐसे ही है। तो अब कहानी आती है अदर लॉज की। इसमें 3 चैप्टर्स हैं, 16, 17 और 18, 16, 17 और 18। और हर चैप्टर के अंदर 2 डिफरेंट लॉज हैं। बेसिकली ICAM ने क्या किया है, इन चैप्टर्स के अंदर ना कंप्लीट उसको डिस्कस नहीं किया, बस हल्का सा बता के चले गए हैं, कंप्लीट नहीं है। आप यूँ समझ लें कि समरी की भी समरी आ गए। इतने छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो 2 इसमें पाए जाएंगे, 2 इसमें और 2 इसमें। 2, 4, 6, 7, 8, 9 और 10।
18 चैप्टर्स और कितने लॉज हैं? 10। यहाँ तक बात समझ आ गई है? यहाँ तक समझ आ गया कि बिजनेस लॉ है क्या? क्या क्या पढ़ना है? लीगल सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और अदर लॉज। ये अदर लॉज में कौन से 6 लॉज हैं? अभी फॉर द टाइम हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। सबको पता होना चाहिए कि इसमें 6 लॉज मौजूद हैं। यहाँ तक ओके? तो हमें ये पता चल गया कि बिजनेस लॉ क्या है। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज बिजनेस लॉ, तो आपने कहना है बिजनेस को चलाने के लिए हमें इन तमाम फेजेस से गुजरना पड़ता है। लीगल सिस्टम, पाकिस्तान का आइन क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल और सम अदर लॉज। वो कोई से भी 6 लॉज हैं, आपको बता दिया जाएगा। आज है हमारी ओरिएंटेशन। आज हमने कुछ पढ़ना नहीं है, हमने सिर्फ डिस्कस करना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पेपर क्या है और कैसे हम इसको पास कर सकते हैं, कैसे हम इसको स्ट्रेटजाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हमने ICAP में जाके अपनी परफॉर्मेंस देनी है। फर्स्ट एजेंडा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इश्यूज। क्यों ये बी लॉ का पेपर बच्चों का फेल होता है? बड़ी क्रिटिकल सी रीज़न है। आज अगर आप लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, तो आज से 4 माह बाद आपने बी लॉ की अटेम्प्ट देनी है ना। तो अगर मैं आपको आज बता दूं कि बच्चा इस पेपर में क्यों फेल होता है, तो इसका मतलब है कि आप फिर उन बातों को आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। तो बच्चा क्यों फेल होता है? कदर भाई अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। प्रैक्टिस सही नहीं थी, क्वेश्चंस ये बातें लिखें साथ साथ। प्रैक्टिस सही नहीं थी, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में आपको इशू आ रहा था। प्रैक्टिस सही नहीं थी, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज। भाई ने कुछ चैप्टर्स को सही से कवर भी नहीं किया और बस एग्ज़ाम देने के लिए चले गए, अल्लाह पे तवक्कल रख के कि भाई अल्लाह ताला पास करवा देगा। और ये 2 गलतियाँ थी। तीसरी जो मुझे पता इनमें है, इनको नहीं पता, ओवर थिंक नहीं करना। हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को लेके ना परेशान रहते हैं। परेशान नहीं होना, ये पेपर बहुत मज़े का है, लिटरली आप इंजॉय करते हैं। कैफ का जो ग्रुप में है ना, सबसे मज़े का पेपर यही है। FR1 के अंदर न्यूमेरिकल है, करते जाएंगे थकते जाएंगे, यही कॉस्ट में भी है, लिखते जाएंगे थकते जाएंगे। टैक्स और ये 2 पेपर ऐसे हैं जो कि थोड़े से आपका टेस्ट बदलते हैं। पेपर थ्योरी का है, मगर एक इसका ड्रॉबैक भी है, वो ये है कि बच्चा थ्योरी के पेपर को फिर टाइम नहीं देता। बच्चा कहता है यार थ्योरी का पेपर है ना, मैं आखिरी के 2 महीने में करके उसको तैयार कर लूँगा, मेरा पेपर पास हो जाएगा। और हैदर भाई ने भी शायद ये गलती की थी। तो इसको ड्यू टाइम देना, जो ये टाइम डिज़र्व करता है, आपने वो टाइम इस पेपर को लाजमन देना है। वो टाइम आपने इस पेपर को लाजमी प्रोवाइड करना है। हमारा कोर्स शुरू हो रहा है आज से। आज क्या है? 6। और हमारा कोर्स कब ख़त्म हो रहा है? अब मैं आपको बताऊँ, ये पूरा प्लानर है। हमारा कोर्स ख़त्म हो रहा है 2 फरवरी को, या आसानी के लिए 6 फरवरी कर लेते हैं, ठीक है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी, 3 महीने बनते हैं, 4 महीने बनते हैं? 4 कैसे 4? 6 नवंबर से स्टार्ट करके 6 फरवरी तक अगर एंड करूँ तो कितने महीने बनेंगे? 3 या 4? 3। तो 3 महीने का ये कोर्स है और चौथे महीने हम लोगों ने प्रैक्टिस के ऊपर अन्यवा काम करना। चौथे महीने हम लोगों ने इसके क्रैश कोर्स भी करना, सब चीज़ों को दोबारा से रिवाइज भी करेंगे। तो आप अगर देखें गौर से, ये क्लास हमारी होगी 5 डेज़ अ वीक, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। टाइम यही है। मंडे वाले दिन देयर वुड बी अ टेस्ट। हर मंडे को क्या होगा? एक अदर टेस्ट होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये आपको सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल भी कर दूंगा। 6 नवंबर, आज क्या है? मंडे, एंड वी आर ऑन इंट्रोडक्शन। कल से ऑनवर्ड्स चैप्टर 2 के ऊपर हम लोग बात करेंगे और अगले 5 दिन उसी की बात करते जाएंगे।
फिर आएगा मंडे, बीच में आया होगा संडे, तो संडे पे बैठ के आपने उस 2 को रिवाइज कर लिया, मंडे को आए 2 का पहला टेस्ट दे दिया, फिर 3 शुरू होगा, ख़त्म होगा, 3 का टेस्ट दे दिया। फिर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि शुरू होते ही ख़त्म हो जाते हैं। एक पेज का चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 8, जस्ट 1 पेज, वो 1 पेज फ्रंट बैक वाला नहीं, सिर्फ एक साइड उतना सा। चैप्टर 5 सवा पेज का है, चैप्टर 9 1 पेज का है, चैप्टर 10 सवा पेज का है। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि हमारे एक दिन में ख़त्म हो रहे होंगे, और कुछ ऐसे हैं जो कि 2 वीक्स ले रहे होंगे, कुछ ऐसे हैं जो कि 1 वीक ले रहे होंगे। तो सर 6 नवंबर से शुरू करके हम लोगों ने कहाँ तक जाना है? तकरीबन 6 फरवरी तक। आसानी के लिए कर रहा हूँ 3 महीने, अदरवाइज तो 3 महीने से पहले पहले कोर्स हमारा वाइंड अप हो चुका होगा। और इसमें कितने टेस्ट ज़रा काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टेस्ट, 16 टेस्ट वीकली बेसिस के ऊपर लाजमी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और जो उस टेस्ट में नहीं आएगा उस पर फाइन डाला जाएगा। क्योंकि हम पाकिस्तानी कौम है ना, हम बातों से तो मानते नहीं हैं। किससे मानते हैं? किससे मानते हैं? डंडों से, लातों से, मुक्कों से, या जब अपने में पड़ती है ना तब हम लोग एक्टिव होते हैं। तो एक्टिव रहना, किसी भी टाइम पे ये नहीं सोचना कि ये पेपर आप पे फजूल का एक बर्डन ऐड हो रहा है। नहीं, ये पेपर बहुत मज़े का है। अगर आप इसको इज़्ज़त देंगे, ये पेपर आपको इज़्ज़त देगा। इसको इज़्ज़त देनी है, अगर इससे इज़्ज़त लेनी है। तो हमारे पास चैप्टर्स कितने हैं? 18। शुरू कहाँ से करेंगे? 1 से नहीं। 2 क्या है हमारे पास? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हमने कहानी शुरू करनी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। पहले ये करेंगे, फिर पार्टनरशिप करेंगे, फिर नेगोशिएबल करेंगे, फिर अदर लॉस करेंगे, और एंड के ऊपर इसकी बोरिंग बातों से अपने कोर्स को एंड कर रहे होंगे। चैप्टर्स क्रैमिंग वाले भी हैं, चैप्टर्स लॉजिकल भी हैं, तो मिक्स है, कुछ क्रैमिंग है, कुछ लॉजिकल है। बता देता हूँ, चैप्टर 1 इज प्योर क्रैमिंग, लिखते जाए, काम आएगा बाद में। चैप्टर 1 इज प्योर क्रैमिंग, चैप्टर 1 है ही क्रैमिंग। चैप्टर 16 17 18 ये भी क्रैमिंग है। तो 1 16 17 और 18 ये चारों एरियाज क्रैमिंग बेस्ड, यानी कि यहाँ से ICAP ने लॉजिकल सवाल नहीं पूछने आपसे, यहाँ से वो पूछेगा डिफाइन दिस एंड लिस्ट की पॉइंट्स कर दें, ये वाली बात बता दें, डिफरेंस बता दें। तो कौन से क्रैमिंग बेस्ड है? 1 16 17 और 18, यानी कि 18 में से 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि हमने रट्टे से तैयार करने हैं। तो बाकी कितने बच गए? और 14 कौन से हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यानी कि बात समझ आ गई? आप लेफ्टी हो, अच्छी बात है, डन। ये आपको सॉफ्ट फॉर्म में तो मिल जाएगा, कल उसको मैं हार्ड फॉर्म में भी आप तक पहुंचा दूंगा ताकि आपके पास भी इसका ट्रैक रहे। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे इश्यूज़ के ऊपर। तो पहला इशू जिसको हमने ओवरकम करना है, बहुत सारे बच्चे इसको इजी गेम ले लेते हैं। इन्होंने भी इजी गेम ले लिया था, ठीक है पास हो जाएगा, थ्योरी वाला पेपर है, जाऊंगा एग्ज़ाम में लिख के आऊँगा, एग्जामिनर वैसे अंधा होता है ना, पास पूछ करके निकाल देगा। ऐसा नहीं है। आप लोग आ रहे हो PRC AFC बैकग्राउंड से, वहाँ पे थे MCQs, तुक्का लग गया तो लग गया, 2 नंबर का MCQ है, तुक्का लग के सही हो गया, 2 नंबर मिल गए। किसी ने पलट के नहीं पूछा कि तुमने ये ऑप्शन को टिक किया तो टिक क्यों किया, किसी ने पूछा आज तक? नहीं। दोस्त से पूछ लिया, उसने कहा इसका ऑप्शन नहीं है, ये लगा के आ गए। अब कहानी दूसरे गेयर में दाखिल हो गई है, और दूसरा गेयर कौन सा है? थ्योरी, लिखना है, राइटिंग है, आपकी अंग्रेज़ी एक्सपोज होगी, और उसको ओवरकम करने का जो सबसे ज़्यादा आसान तरीका है वो जनाब ये है कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें।
प्रैक्टिस हम लोगों ने भरपूर करनी है। टेस्ट तो अपनी जगह पे है ही है। क्लास के अंदर जब हम लोग करेंगे पास्ट पेपर्स, उसमें मैं आपसे कहूँगा कि भाई आपके पास 5 मिनट हैं, 7 मिनट है, 10 मिनट है, ये 2 सवाल लिखें। फिर लिखे हुए सवालों को चेक करूँगा ताकि आपकी जो गलतियाँ हैं वो हम लोग टाइमली बेसिस के ऊपर उनको रिजॉल्व करें, ताकि आप एग्ज़ाम में अंडर प्रेशर होके ना बैठें। मेरा मकसद है आपको आई कैप की ये अटैम्प्ट में बी लॉ का पेपर पास करवाना। अगर आप ये कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप मेरी सैलरी हलाल कर रहे हैं। डन। सर एक और इशू जो इस पेपर में आता है, बच्चे भूल बहुत जल्दी जाते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? क्यों बच्चे भूल जाते हैं हैदर भाई? क्यों होता है ऐसा? क्यों एक बार रिवीजन नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते? और कोई रीज़न आपके माइंड में आ रही हो? ये मज़े का ऐसा होता तो ऐसा है, लेकिन मैं होता तो ऐसे है। ज़रा सोच के बताइएगा, जब आप लोग मैट्रिक में थे, इंटर में थे, फिजिक्स का पेपर हो, केमिस्ट्री का पेपर हो, बायो का पेपर हो, कैसे तैयार करते थे? कैसे उस पेपर में मार्क्स हासिल करते थे? क्या आपके पास इसकी अप्रोच होती थी? एज इट इज़ बुक याद की थी, यानी कि किताब को पकड़ के रटा मार लिया था। उसके लिए मैंने आपको बता दिया 4 चैप्टर्स हैं, कौन से? 1, 16, 17, 18, वो तो उसी पैटर्न पे चलना है आपने। जो बाकी के है ना 14 चैप्टर्स, बच्चा बार बार मशीनी लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता, यानी कि बार बार किताबी लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता। किताब के वर्ड्स उसको ईज़िली मेमोराइज नहीं होते हैं। सबसे आसान तरीका, जो आपने पढ़ा है आप घर जाके उसको उठाएं, रजिस्टर पे उतार लें अपनी हैंड राइटिंग में, और फिर उस लिखे हुए से याद करना। याद कहाँ से करना है? उस लिखे हुए से फिर आपने याद करना है। उसका फ़ायदा बताऊँ क्या होता है? मेमोरी स्पैन बढ़ जाता है। मेमोरी स्पैन बढ़ जाता है। आप कभी गौर कीजिएगा, अपनी कोई भी घर जाके पुरानी कॉपी पकड़िएगा और उसको दफ़ा पढ़िएगा जहाँ पे आपकी राइटिंग हो। आपको वो टाइम भी याद आएगा जब आपने लिखा था, आपको वो बातें भी याद आएंगी जो उस टाइम पे हुई होंगी, और आपकी मेमोरी फ़ौरन से उसको कैच कर देगी कि हाँ जिस टाइम पे ये बात लिखी थी उस टाइम पे ये सिनेरियो बना हुआ था। हैं? ऐसा होता है। तो ये पेपर आप इस तरीके से पास करना है। किताब से अगर रटा लगाने बैठेंगे तो फंस जाएंगे। किताब को ही उठा के लेकर आना है कहाँ पे? रजिस्टर पे, और फिर वहाँ से तैयार करना। बात समझ आई? ये चीज़ सिर्फ लॉ की सही है, बाकी ये हर थ्योरी के पेपर के लिए, ये हर थ्योरी के पेपर के लिए ये गुड़ है। जहाँ मर्जी डालने से जाकर मीठा कर देना। फिर समझ भी आ गई, लिख भी लिया, याद भी कर लिया, फिर भूल जाता है, उसका क्या करें? फ्लो चार्ट्स। एक टॉपिक के अंदर कितनी बातें डिस्कस हो रही हैं उसको इस तरीके से फ्लो चार्ट की फॉर्म में लेकर आए। पता है, फॉर एग्जांपल चैप्टर 4 में एक बी बात डिस्कस हुई थी, एक ए बात। इस ए बात के अंदर 3 बातें थी, 1, 2, 3। फिर इस तीसरी बात के अंदर मज़ीद 4 बातें थीं। इस तरीके से फ्लो चार्ट्स बनाए, माइंड मैप्स बनाए। ये क्या होगा, एग्ज़ाम में अगर आए कि आप 2 चैप्टर्स को मिला के कुछ ना कुछ सवाल पूछ रहा है, जो कि उससे बहुत रेयर है, आप उसको भी आसानी से पकड़ सकते हैं। एट एनी गिवन टाइम आपको पता होगा कि आपने क्या लिखना है, ये सवाल कहाँ से आया है, कैसे मैंने उसको आंसर करना है, और कैसे मैं उसमें से मार्क्स हासिल कर सकता हूँ। फिर आप लोग पीआरसी से आए हैं, पीआरसी का लेवल था हल्का, एमसीक्यूज पास कर लिए, अब थोड़ी सी गेम बढ़ गई है। अब आपने मैच्योर होना, आपने पढ़ाई को लेना है अब सीरियस। पीआरसी तक जो एमसीक्यूज के साथ मजाक होता था वो तो कर रहे हैं, इसमें भी एमसीक्यूज हैं, पता? इसमें 15 नंबर के, आपको दिखाता हूँ, 15 नंबर के, पीछे 15 नंबर के एमसीक्यूज हैं और 85 मार्क्स की रिटन प्रैक्टिस है। कितने हो गए कुल मिला के? 15 जमा 85, 100। तो 15% ऑफ द पेपर वुड बी ऑब्जेक्टिव टाइप,
एंड रिमेनिंग 85% वुड बी सब्जेक्टिव। उसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, 40% नॉलेज बेस्ड, 60% एप्लीकेशन बेस्ड। व्हाट इज नॉलेज बेस्ड हैदर भाई, ये क्या होता है रट्टा। यानी कि 85 में से 40% पेपर रट्टा आएगा। अगर निकालें क्या बनती है रेशो, 85 का 40% क्या होगा? व्हाट इज 40% ऑफ 85? What is 40% of 85? 34. और what is 60% of 85? निकाल के माइनस कर लेते सीधा सीधा 50 मार्क। और पेपर कितने मार्क्स का? उसका हाफ क्या होता है? आपका आंसर क्या आया था? इसका मतलब क्या है कि आधा पेपर एप्लीकेशन बेस्ड, आधा पेपर क्या है? एप्लीकेशन बेस्ड। यानी कि आधे पेपर में ICAP ने आपको देने हैं सिनेरियोज और आपसे पूछेगा कि बताएं यहाँ पे आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, बताएं कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है, बताएं फलां पार्टनर के क्या राइट्स हैं, बताएं कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, लॉजिक दें, प्रूफ करें, डिबेट करें, एनालाइज करें। तो ये है 51% या 50। और 34-35 मार्क्स कहाँ से होंगे? रटे वाले। पीछे रह गए 15 नंबर के MCQs। इसका भी यही पैटर्न है। 15 का 40% क्या बनेगा? 15 4 are 6। 6 नंबर वुड बी दोज MCQs जो कि बहुत ही सीधे सीधे हैं और रिमेनिंग 9 कंसेप्चुअल होंगे। अब एक और मैथ करते हैं। आपने कहा था 34 जमा 6 और 51 जमा 9, ओवरऑल 40 मार्क्स का पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा और ओवरऑल 60 मार्क्स का पेपर क्या होगा? लॉजिकल होगा, कंसेप्चुअल होगा। तो कंसेप्चुअल पेपर को अगर पास करना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें तैयारी ही इस एक अच्छे पैटर्न पे करनी चाहिए। ये चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, चैप्टर 2, 3, फिर ये 5, 8, 9 का 3, फिर ये 2 चैप्टर्स, फिर एक चैप्टर, फिर 1, फिर 2। फिर जब आपका सिलेबस ख़त्म होने वाला होगा तो हम यहाँ पर आपसे लेंगे एक मिड मॉक जिसमें 2 से लेकर 13 तक, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप प्लस 16, 17, 18 ये वाली बात है। ये पेपर होगा 100 नंबर का। उसके बाद 14 का अलग हो जाएगा, 15 का अलग हो जाएगा और उसके बाद 2-3 ग्रैंड टेस्ट है, फिर एंड में फिर से मॉक आएगा। तो अगर हम देखें तकरीबन ये कोई टेस्टिंग बन रही है 300, 400, 500, 600, तकरीबन 700 नंबर की टेस्टिंग बन रही है और इसमें रिवीजन टेस्ट कोई ऐड नहीं किया। अगर वो ऐड कर दूंगा तो तकरीबन 800, 900 तक आसानी से जा सकता है। इतनी टेस्टिंग बहुत है, पक्की बात है। तालियां बजा दें, मस्ती हैं तालियां, रुक जाएं। ये 2 हाथ इस्तेमाल हुए थे, ये एक हाथ, तो ये थीम है, एक हाथ मेरा और एक हाथ आपका। जब ये दोनों हाथ ऐसे मिल जाएंगे पेपर पास हो जाएगा। और ये जो तालियां अभी आपने बजाई हैं ना, ये तालियां उस वक्त दोबारा बजाएंगे जब आपका ये पेपर पास हुआ होगा। कर लेंगे पास, पक्की बात, ठीक है। बुक्स कौन सी फॉलो करेंगे? ICAP की बुक बहुत अच्छी है, मगर एक मसला उस बुक में है। मसला ये है कि वो बुक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, मगर एकदम से 10-12 एग्जाम्पल्स ले आएगी जिसका कॉन्टेक्स्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। कॉन्टेक्स्ट है इतना सा, एग्जाम्पल्स है इतनी सारी। तो बच्चा कहता है कि सर हमने पढ़ तो लिया है, समझ तो आ गई है, ये बताएं याद क्या करना है। तो वो जो याद करने वाला एरिया ना, याद क्या करना है, उसके लिए आप लोगों को जो बुक रेफ़र की गई है दैट इज़ बिजनेस लॉ मेड इजी। क्या बुक का नाम है? बिजनेस लॉ मेड इजी। उसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में ICAP की किताब है।
सारी बातें वही हैं मगर आसान वर्डिंग के साथ। उसमें जो काम की बातें वो रखी हैं, जो काम की नहीं है या जो बातें रिपीट हो रही हैं उसको हमने निकाल के साइड पे दूर करके रख दिया। ठीक, ओके। सर क्या हमें शॉर्टकट्स की तरफ जाना चाहिए? नहीं। कभी भी अगर आपको कोई दोस्त कहे कि यार ये गिनती के 6 चैप्टर्स तैयार कर लो, पेपर इसी में से आता है, पास हो जाएगा, उसकी इस बात पे कभी भी यकीन आपने नहीं करना। आई कैप है, वो कुछ भी कहीं से भी टेस्ट कर सकता है। लेट मी शो यू वन मोर थिंग। ये है आपका पूरा कोर्स। जो बातें यहाँ पे लिखी हुई मैंने बातें पर यहाँ पे लिख दी हुई हैं। ग्रेड ए मैंने आपसे कहा था दैट इज ऑल अबाउट लीगल सिस्टम। ग्रेड बी एंड ग्रेड सी इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये जो आपके है ना चैप्टर नंबर 2 से लेकर 10 तक, ये आधा ग्रेड बी है और आधा ग्रेड सी है। और जो बाकी सारे एरियाज हैं चैप्टर नंबर 11 से लेके 18 तक, वो है आपके अदर बिजनेस लॉस। अब चैप्टर वाइज चलते हैं। ग्रेड ए में चैप्टर नंबर 1 कवर हो गया, कहानी खत्म हो गई। कितने मार्क्स का पेपर आएगा? 5 से 8 नंबर का। ग्रेड बी पे आए, ग्रेड बी में है 4 चैप्टर्स, 2, 3, 4 और 5। आई कैप ने कहा 20 से 25 नंबर। ग्रेड सी में आ गए, ग्रेड सी में आए तो 6, 7, 8, 9 और 10। आई कैप ने कहा 25 से 30 नंबर। तो 10 चैप्टर्स पूरे हो गए यहाँ पर आके, हैं कितने? 18। फिर ग्रेड डी आई जिसमें अगले 18 चैप्टर्स लाइन से आपके सामने आ रहे हैं और ये है 35 से 52 नंबर, 52 मार्क्स की टेस्टिंग। 35 से 52। क्या आई कैप इस वेटेज को फॉलो करता होगा? अगर आई कैप कह रहा है 5 से 8 नंबर, तो क्या वाकई में आई कैप 5 से 8 के बीच में ही रह के टेस्टिंग करता है या कभी ज़्यादा कम भी कर सकता है? ज़्यादा कम कर सकता है। आई कैप कहता है मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। आई कैप ने कहा ग्रेड ए 5 से 8। पिछली 4 अटैम्प्ट्स में जब से ये न्यू स्कीम आई है, स्प्रिंग 22 में पेपर आया था 6 नंबर का, ऑटम 22 में पेपर आया 7 नंबर का, स्प्रिंग 23 में आया 6 नंबर का, और जो अभी अटैम्प्ट गुजरी है ऑटम 23 की, पेपर कितने मार्क्स का आया? 6 नंबर का। तो 5 से 8 कहा था, तो 5 से 8 के अंदर ही वो खेल रहा है। ग्रेड बी आई कैप ने कहा था 4 चैप्टर्स हैं, 2, 3, 4, 5, और आई कैप ने कहा था वेटेज होगी 20 से 25। देख लेते हैं। स्प्रिंग 22 में आया 23 नंबर का, ऑटम 22 में आया 24 नंबर का, स्प्रिंग 23 में आया 25 नंबर का, और ऑटम 23 में आया 20.5 नंबर का। ये 20.5 वाला क्यों है? क्योंकि कुछ MCQs कभी कभी 1.5 नंबर के होते हैं, इसलिए ये 20 पॉइंट में जा रही है फिगर। तो आई कैप ने कहा था 20 से 25। क्या 20.5, 25, 24 और 23 उस ग्रिड के अंदर फॉलो हो रहे हैं? हो रहे हैं। आई कैप इसको बहुत ही रेगुलरली फॉलो करता है। ग्रेड सी आई कैप ने कहा 25 से 30। देख लेते हैं। 31, 31, 29.5 और 29.5। एक आधा नंबर ऊपर नीचे कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। ग्रेड डी 35 से 52। अब उसमें डिफरेंट एरियाज हैं, पार्टनरशिप भी आती है, नेगोशिएबल भी आता है, और अदर लॉज भी कवर होते हैं। आई कैप ने कहा था 35 से 52, 40, 38, 39.5 और 44, और कुल मिला के 100 नंबर। तो क्या आई कैप अपने ग्रेड फॉलो कर रहा है? बिल्कुल फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है कि हमें आज खड़े होकर ये पता है कि हमारा दुश्मन कौन है, हमें ये भी पता है कि हमने उसका मुकाबला कैसे करना है, और हमने अपने हथियार बस क्या करने हैं? मजबूत करने हैं। और वो हथियार कैसे मजबूत किए जा सकते हैं? अच्छी प्रैक्टिस के साथ, अच्छी तैयारी के साथ। कर लेंगे, पक्की बात है। क्लास मिस करने का एक फ़ाइन होगा 200 रुपया, ये आपने नोट करना, ये आपने लेना बच्चों से। क्लास मिस करने का फ़ाइन कितना है? 200 रुपया। टेस्ट अटैम्प्ट ना करने का फ़ाइन होगा 100 रुपया। और टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया मगर पास नहीं हुए
तो उस पर फ़ाइन होगा 70 रुपये का, और ये आपसे रिसीव किया जाएगा। करेंगे कौन? हैदर भाई। इनको हमने ख़जानची बना दिया इस क्लास का। मैं लिख देता हूँ, मिस की ये क्लास 200 रुपये लेकर आइएगा, टेस्ट नहीं दिया 100 रुपये लेकर आइएगा, दिया मगर फेल हो गए हैं तो 70 रुपये लेकर आने हैं। अच्छा, आई कैप मतलब पासिंग होती है 50% पे, यहाँ पे क्या करें, बढ़ाएं या कम कर दें? बढ़ा दें। इसका मतलब है कि जो हमारे रेगुलर टेस्ट होंगे ना वो होंगे 30 नंबर के, तो 30 में से कम 20 नंबर लेना कंपलसरी है। 20 से नीचे जाएंगे तो मैं उसको फेल मानूंगा, 20 या 20 से ऊपर होंगे तो मैं उसको पास कंसिडर कर रहा हूँगा। डन। आपके पास एक अदद इस तरह की कॉपी होनी चाहिए जिस पे आप लोगों ने गंद मंद मचाना है, ये ज़रूरी होता है घर जाके चीज़ों को रिकॉल करने के लिए। अपना लिखा हुआ तो हमेशा ही आपको याद आ जाता है। अच्छा जी, तो फिर हम लोग कहाँ पे पहुँचे हैं? हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि हमने आई कैप का ये पेपर पास करना है, उसके नाम के आगे लिखा आना चाहिए परमानेंट क्रेडिट। करना कैसे है? सबसे पहली चीज़, यू हैव टू अटेंड डेली क्लास। नहीं आएंगे तो क्या पड़ेगा आप पे? फाइन। और आपने क्या बनाने हैं? माइंड मैप्स। स्टेप 2, आस्क योर क्वेश्चंस। कभी भी ये नहीं सोचना कि आप किसी सवाल पे मैं माइंड कर जाऊंगा, कभी नहीं सोचना। अगर मुझसे पूछा जाए कि सर वो ग्रेड ए की परसेंटेज क्या थी, दोबारा बता दें, आई एम हेयर टू आंसर यू। मुझे इस काम के पैसे मिलते हैं, मुफ्त में नहीं काम हो रहा है। तो आपका राइट है, आपने फ़ीस पे की हुई है, जहाँ पे जो मसला आ रहा है खुल के पूछे, दब के नहीं रहना, परफॉर्मेंस दिखानी है, तब जाके आई कैप के अंदर आप खुल के जाएंगे। हाँ, चौड़ होकर जाएंगे, यार मुझे आता है पेपर, मगर इतना भी चौड़ नहीं होना कि फिर फट फुट जाए। ठीक है। स्टेप 3, वीकली टेस्ट, जो भी हमने बात की, और असाइनमेंट्स। मैं आपको क्या करूँगा, ये लास्ट टाइम मैंने ऐड नहीं किया, इस दफ़ा मैं ऐड कर रहा हूँ। हम एक चीज़ इंट्रोड्यूस की है मैंने, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के नाम से। यानी कि हमने एक टॉपिक पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, पास पेपर पर जाने से पहले शॉर्ट क्वेश्चंस जिसके अंदर सिनेरियोज होंगे जो कि आपके उसी कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कर रहे होंगे, उसको मैंने नाम दिया हुआ है कंसेप्चुअल क्वेश्चन CQ। एक होता है MCQ, M निकाल दिया मैंने, वो क्या हो गया? CQ। स्टेप 4, टाइमली रिवीजन और सॉल्विंग फुल लेंथ पेपर्स। एनी आइडिया कि हम लोग पास पेपर्स कब से करेंगे अटैम्प्ट, यानी कि किस अटैम्प्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे पास पेपर्स? कोई आइडिया है? 5 साल पुराने, 10 साल पुराने, 2 साल पुराने, कितने पुराने करने चाहिए? मैं सवाल क्या मशवरा देंगे आप लोग? 5 अटैम्प्ट्स। आप 2009 से, ऑटम 2009 से, और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? ऑटम 2023 अटैम्प्ट हो चुकी है, स्प्रिंग 24 आपने देनी है, यानी कि 14.5 साल 29 अटैम्प्ट्स। और अगर हर अटैम्प्ट में कुछ 10 सवाल भी हों तो कितने सवाल हो गए? 290। उतनी प्रैक्टिस बहुत है। ये सिर्फ पास पेपर्स की प्रैक्टिस है, उसके बाद टेस्टिंग के सवाल अलग होंगे, फिर मॉक्स अलग होंगे। बर्दाश्त कर लेंगे? 3 महीने का कोर्स है, पूरा कर लेंगे। इस कोर्स के बाद शादी के काबिल ज़रूर हो जाएंगे आप लोग। ठीक हो गया जी? नियत करते हैं, उठाएं फिर हाथ अगर आप लोग नियत करते हैं तो। अगर नियत करते हैं तो फिर हाथ उठाएं कि आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप लोग इस पेपर को निकाल सकते हैं। और अगर मैं आप पे बिलीव करूँ तो कुछ देख के बिलीव करूँ। आपके आंखों में वो चमक मुझे नज़र आ गई है दैट यू आर हेयर टू डू समथिंग। PRC पास करके आए हैं ना, ये भी ऐसे पास हो जाएगा, मगर इसके लिए थोड़ी सी एफर्ट लगानी ज़रूरी है। एक आखिरी बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, पढ़ने का आइडियल टाइम क्या होना चाहिए आपके नज़दीक? हाँ, घर जाके हैं, कोई भी पेपर हो, पढ़ने का आइडियल टाइम क्या होना चाहिए? इन्होंने कहा फजर के बाद। आपके नज़दीक? सारा दिन। आपके नज़दीक? फर्स्ट टाइम सुबह,
जाते साथ ही। इंटरेस्टिंगली हर एक ने अपनी अपनी राय दी है। आपकी राय इन सब से मुख्तलिफ थी। आपने कहा सारा दिन। ये सबसे गलत अप्रोच है, सबसे गलत अप्रोच है। इससे बाज आ जाए। पता है ये गिलास है ना, इसमें क्या है? अगर मैं ये गिलास पकड़ के खड़ा रहूँ फुल डे ऐसे, तो मेरा हाथ दर्द करेगा? क्यों करेगा? अभी तो नहीं कर रहा, बट ये मैं खड़ा हूँ घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 24 घंटे, ये मैंने ऐसे पकड़ा हुआ। 24 घंटे के बाद ये हाथ मेरा सुन्न होना शुरू हो जाएगा, इसमें दर्द उठेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा? हमारी बॉडी की लिमिट आपका माइंड एक हद तक एक चीज़ बर्दाश्त कर सकता है। जब आप सोचेंगे ना कि मैंने एक पूरा दिन पढ़ना है, तो आप सुकून से 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाएंगे। 2 बहुत ही आइडियल टाइम जोन्स हैं पढ़ने के। रात 12 से 3, सुबह 4 से 7। रात 12 से 3 या सुबह 4 से 7। सोचें, क्या इस टाइम पे कोई दोस्त जाग रहा होता? क्या इस टाइम पे कोई दोस्त कहता है कि चलो बाहर घूमने चलते हैं? इस टाइम पे तो खैर वैसे ही आपके सारे जो शैतान दोस्त हैं वो तो वैसे ही सोए होते हैं, कुंभकर्ण बने होते हैं। इस टाइम पे मोबाइल सबसे कम वाइब्रेट करता है, इंटरनेट सबसे ज़्यादा लो हुआ होता है, कॉल्स भी आपको रिसीव नहीं होती, घर वाले भी सोए होते हैं, और आगे सर्दियाँ हैं, तो कंबल में बैठ के सुकून से तैयारी की जा सकती है। ये आइडियल टाइम है। पूरा दिन नहीं पढ़ना, पूरा दिन सोचेंगे, परेशान रहेंगे। सुबह सुबह उठे, ये रात को करके सो गए, फुल डे में टेंशन ही कोई नहीं है। क्यों? आपको पता है कि आपका आइडियल टाइम क्या है, रात का या सुबह का। बट जब ये टाइम आ गया तो फ़ोन बंद कर दें, बल्कि बंद करके कर दें, बंद करके कहीं दबा दें और किताबें खोल लें। डेडिकेटेड पढ़ते रहेंगे ना 3 घंटे, तो ये 3 घंटे भी आपके लिए ज़्यादा है। जितना हम लोगों ने, पता है हम लोगों ने क्लास में डेली बेस पे कितना कवर कर लेंगे? एनी आइडिया? कितने सफ़े कवर कर लेंगे पूरा दिन क्लास में? 1 पेज, 1.25 पेज बस। ये हमारी डेली की कवरेज होगी, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। बहुत ही गए तो 2 पेज, वो भी शायद ना ही जाए। इतना कर लेंगे रिवाइज कर जाकर, हो जाएगा। जो होमवर्क दूंगा वो कर लेंगे, पेपर पास करना, एफर्ट करनी पड़ेगी, हो जाएगा। कोई सवाल आपकी तरफ से? पक्की बात है? अल्लाह ते वाले।